मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये कहानी दिल थाम के सुनना। तारीख थी 29 सितंबर 1913। जगह थी एक गहरा समुद्र। एक स्टीम शिप जिसका नाम था एसएस ड्रेसडेन एक जगह से लंदन की तरफ रवाना होती है। इस शिप पर एक ऐसा शख्स सवार था जिसने किसी वक्त दुनिया को बदलने की ताकत रखी। वो एक इन्वेंटर था, एक विजनरी था और अपने वक्त का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। उसका नाम था रुडोल्फ डीजल। जी हाँ, वही रुडोल्फ डीजल जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया। वो इंजन जो आज दुनिया की हैवी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग और एनर्जी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। उस रात रुडोल्फ डीजल ने शिप के रेस्टोरेंट में एक अच्छा सा डिनर किया। उनके मूड में कोई कमी नहीं लग रही थी। डिनर के बाद वो अपने कैबिन में गए। उन्होंने अपने रात के कपड़ों को अपने बिस्तर पर एकदम तरीके से बिना किसी सिलवट के बिछाया, जैसे कि वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी घड़ी को उतार कर टेबल पर रखा ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगली सुबह जब कैबिन क्रू उन्हें जगाने गया तो कैबिन खाली था। रुडोल्फ डीजल वहां थे ही नहीं। जी हाँ, उनका बिस्तर वैसा ही साफ सुथरा था जैसे उन्होंने रात को छोड़ा, क्योंकि वो उस पे सोए ही नहीं। पूरे शिप पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रुडोल्फ डीजल का कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक फिशरमैन को एक बॉडी मिली। वो बॉडी पानी में रहने की वजह से इतनी खराब हालत में थी कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस बॉडी के कपड़ों में से मिली कुछ चीजें, जैसे एक दवाइयों का डब्बा, एक चश्मा और एक पॉकेट नाइफ, इससे उनकी पहचान हुई। वो रुडोल्फ डीजल ही था। मैं जब रिसर्च कर रहा था और ये स्टोरी मैंने पढ़ी, मैं खुद शॉक रह गया। देखो, रुडोल्फ की मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि उन्हें जर्मन सीक्रेट सर्विस ने मरवा दिया। कुछ कहते हैं कि ऑयल कंपनीज के राइवल्स ने उन्हें मारा। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है वो इशारा करता है सुसाइड की तरफ। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये डार्क स्टोरी सुना क्यों रहा हूँ। एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया का सबसे पावरफुल और एफिशिएंट इंजन बनाया, वो सुसाइड क्यों करेगा? इसका जवाब आपकी आज की सिचुएशन से जुड़ा है। रुडोल्फ डीजल डीप डिप्रेशन में था। उसे लगता था कि उसका इन्वेंशन डीजल इंजन एक फेलियर है। उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है एक ऐसी चीज बनाने में जो कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं। उसकी जो पर्सनल डायरी थी, जब उसे देखा गया तो जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन की तारीख पर उन्होंने एक्स मार्क किया हुआ था, जो डेथ का सिंबल माना जाता है। उसने अपनी पत्नी के लिए एक बैग छोड़ा था जिसमें बहुत सारे पैसे थे, जो उसकी बची खुची सारी दौलत थी। लेकिन यहाँ पर आयरनी देखिए दोस्तों, रुडोल्फ डीजल को लगता था कि वो फेल हो गया है। उसे लगता था कि उसका इंजन बेकार है, लेकिन सच क्या था? सच ये था कि उसकी मौत के कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई और डीजल इंजन ने सबमरीन्स को पावर देनी शुरू करी। उसके बाद ट्रक, ट्रेन्स एंड शिप्स सब डीजल पर चलने लगे। आज ग्लोबल ट्रेड का 90% हिस्सा डीजल इंजन्स की वजह से पॉसिबल है। रुडोल्फ डीजल गलत था, वो फेलियर नहीं था। उसका इन्वेंशन दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेंशन बनने वाला था, बस वो फ्यूचर को देख नहीं पाया। आज यही हाल बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स का है। आपको लगता है कि आप एक फेलियर हैं क्योंकि आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिख रहे। आपको लगता है कि आपकी फील्ड डेड हो चुकी है क्योंकि आपको आज वही चमक दमक नहीं दिख रही जो आईटी सेक्टर में दिखती है। आप रुडोल्फ डीजल की तरह डिप्रेशन में हैं। लेकिन वेट, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया कि देखो आप भी आगे बढ़ोगे, लगे रहो बस। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सही भी तो है ना। दिन रात काम करते हैं, इतना ज्यादा हार्ड वर्क, खून पसीना एक, और फिर 10 साल बाद मिलता क्या है? 30 से 35 हजार रुपए महीना। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या मैकेनिकल फील्ड को लेके हमारा कॉन्फिडेंस गिरना नॉर्मल नहीं है? अब ये सच है या नहीं, ये क्लियर करने से पहले हम ये समझना होगा कि आखिर ऐसा है कि क्यों एक होनहार स्टूडेंट जो मैकेनिक्स और फिजिक्स में तेज है, कॉलेज के 3rd या 4th ईयर तक आते आते अपने आप को बेकार महसूस करने लगता है। इसका जवाब छुपा है सोशल साइकोलॉजी की एक फेमस थ्योरी में, जिसे कहते हैं कंपैरिजन थ्योरी। अब ये क्या चीज है? इस थ्योरी को 1954 में फेमस साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने बनाया। फेस्टिंगर का कहना था कि इंसान के अंदर एक जन्मजात इच्छा होती है खुद को बार बार मापने की। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। ये अच्छी बात है, पर पंगा ये है कि हमारे पास कोई फिक्स मीटर या स्केल नहीं होता जिसे हम माथे पे लगाएं और वो बता दे कि हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो हम करते क्या है? हम अपनी वैल्यू डिसाइड करने के लिए खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन होता है 2 तरीकों से। नंबर 1, अपवर्ड सोशल कंपैरिजन। जब हम अपने से ज्यादा बेहतर, सक्सेसफुल या फिर ज्यादा पावरफुल लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं अपवर्ड कंपैरिजन। एंड दूसरा होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन, जब हम अपने से कमजोर या फिर कम सक्सेसफुल लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम अपवर्ड सोशल कंपैरिजन हो रहा है। इसको ध्यान से समझना। इमेजिन करो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो। आपने पूरे सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़े, फ्लूइड मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस सॉल्व करी, मशीन डिजाइन के लिए घंटों ड्राइंग बोर्ड पर बिताए, आपने वर्कशॉप में हाथ काले किए, वेल्डिंग सीखी, लेथ मशीन चलाई, और उसके बाद आपको आपकी पहली नौकरी मिली एक छोटी सी शॉप फ्लोर में, जहां आप दिन रात 12-12 घंटे काम कर रहे हो और आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपए मिल रहा है। लेकिन याद रहे, आप एक ट्रेनी इंजीनियर हैं और आपको काम सीखने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन तभी आप अपना स्मार्टफोन निकालते हैं,
और इंस्टाग्राम या लिंक्डइन ओपन करें, वहां आपको एक आपकी उम्र का लड़का दिखता है जिसने कंप्यूटर साइंस लिया था। उसने एक पोस्ट डाली हुई है, एक्साइटेड टू ज्वाइन गूगल और Amazon एज ए SDE1 CTC 6 लाख पर एनम, या फिर चिलिंग आउट एट बैंगलोर ऑफिस, फ्री फूड, बीन बैग्स, वर्क फ्रॉम होम, कमाल हो गई, मजा आ गया। जैसे ही आप ये इमेज देखते हैं, आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, और यही है फेस्टिंगर की थ्योरी। आप तुरंत अपनी वैल्यू को किसी वैल्यू से कंपेयर करने लगते। आपका लॉजिकल ब्रेन कहता है कि दोनों फील्ड अलग हैं, मैकेनिकल में एक्सपीरियंस के साथ ग्रो होती है, IT में शुरू में पैसे अच्छे मिलते हैं पर जॉब का बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इमोशनल ब्रेन कहता है कि बेटा तू पीछे रह गया, एंड अब समझाता रहा अपने दिमाग को, लेकिन है तो लूजर ही। और इस चीज को आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने 100 गुना बढ़ा दिया है। लिंक्डइन पर लोग सिर्फ अपनी लग्जरी दिखाते हैं, इंस्टा फेसबुक पर हर जगह पर अपनी रॉयल लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि वो जॉब से निकाले जाने के डर में जी वो 12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठकर धपाधप लगे हुए हैं। कोई ये नहीं बताता कि उसने कितनी कंपनी से रिजेक्शन फेस किया। हम दूसरों की खुद बुनी हुई सक्सेस को अपनी रॉ स्ट्रगल से कंपेयर करते हैं और नतीजा होता है लो सेल्फ एस्टीम, हमें एंजाइटी होने लगती है एंड हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अब मैं कितना भी घुमाता रहूं इसे, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? कितना समझाते रहेंगे हम खुद को? आखिर पैसा तो पैसा है ना, उनको ज्यादा मिल रहा है, वो ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब मैं बताता हूँ कि मैकेनिकल फील्ड आखिर काम कैसे करती है। ध्यान से समझ लेना, अगर मैकेनिकल में हो या फिर जाने वाले। नेचर का एक एग्जांपल लूंगा, समझते हैं द चाइनीज बाम्बू ट्री कॉन्सेप्ट। चाइनीज बाम्बू ट्री का बीज जब एक किसान जमीन में लगाता है तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। पहला साल किसान बीज लगाता है, पानी देता है, खाद डालता है, धूप का ख्याल रखता है। रिजल्ट, जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, एक छोटा सा पत्ता भी नहीं। दूसरा साल किसान फिर वही मेहनत करता है, पानी, खाद, प्रोटेक्शन, रिजल्ट कुछ नहीं, जमीन वैसी की वैसी ही बंजर दिखती है। तीसरा साल फिर वही रूटीन, फिर वही इंतजार, रिजल्ट स्टिल नथिंग। चौथा साल अब तक पड़ोसी किसान जो शायद गेहूं या मक्की उगा रहा है उसका मजाक उड़ाने लगता है कि अरे भाई कहाँ है तेरा पेड़, 4 साल हो गए, यहाँ तो घास भी नहीं होगी। वो किसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है, गिव अप कर सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहता है। फिर आता है 5वां साल। 5वें साल में अचानक जमीन फटी और एक छोटा सा स्प्रॉट निकला। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, अगले 6 हफ्तों के अंदर वो बाम्बू ट्री लगभग 27 मीटर तक लंबा हो जाता है। वाव। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक सवाल आता है, जिसे कई लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने उठाया। कई लोग कहते हैं कि ठीक है तुमने बोल दिया कि 6 हफ्ते में 27 मीटर, लेकिन एक्चुअल में तो 5 साल 6 हफ्ते लगे ना। जवाब बिल्कुल क्लियर है, उसे बड़ा होने में 5 साल और 6 हफ्ते ही लगे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर उन 4 सालों में जब जमीन के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, अगर उस किसान ने पानी देना बंद कर दिया होता तो क्या वो पेड़ 5वें साल में ग्रोथ करता? बिल्कुल नहीं, वो जमीन के अंदर ही मर जाता। तो सवाल ये है कि उन 4 सालों में वो पेड़ कर क्या रहा था? वो सोया नहीं था, वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा था। वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और मजबूत रूट सिस्टम डेवलप कर रहा था जो फ्यूचर में 27 मीटर लंबे और भारी पेड़ को सपोर्ट कर सके। अगर वो बिना स्ट्रॉन्ग रूट्स के पहले साल ही बढ़ जाता तो पहले ही तेज हवा के झोंके से वो धड़ाम नीचे। अब सुनो पता की बात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल इस चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह। IT करियर है मक्की की फसल की तरह। आप बीज लगाते हैं यानी कोडिंग सीखते हैं और कुछ महीनों में फसल दिखने लगती है, जॉब लग जाती है, सैलरी आने लगती है, ग्रोथ विजिबल और फास्ट होती है। लेकिन मक्की का एक लाइफ साइकिल होता है भाई, और उसे हर साल नया लगाना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। मैकेनिकल करियर में विजिबल ग्रोथ होने में टाइम लगता है। कॉलेज के 4 साल और इंडस्ट्री के शुरुआती 3-4 साल आपको अपनी जड़ें बनानी पड़ती हैं, आपको मटेरियल्स को समझना पड़ता है, मशीन चला के उनकी फील लेनी पड़ती है, चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सैलरी कम होती है, ग्रोथ स्लो लगती है, पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब एक बार वो रूट्स बन जाती हैं, जब आपको डिजाइन, थर्मल एनालिसिस और प्रोडक्शन की डीप नॉलेज हो जाती है, तब जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। और सबसे बड़ी बात, वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। एक एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर जो 50-60 साल की उम्र में प्लांट हेड या CTO बना बैठा है, उसकी पोजीशन को कोई AI या कोई कल का नया लड़का रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं भाई। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के स्टूडेंट वो 4 साल का पेशेंस रखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर पहले साल ही 15,000 मिल रहे हैं तो क्या ही ग्रोथ होगी यार, फंस गए हम तो। पर बात तो सही है ना, 20,000 है तो कम ही। अभी भी नहीं समझे तो बहुत बुरी बात। अब हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलू से हटकर थोड़ा सा टेक्निकल रियलिटी पर आते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंडसेट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस को काबिलियत भी चाहिए। अगर आपको सच में काम आता है तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। तो सवाल ये है, क्या हमारे कॉलेजेस में हमें वो सब सिखा दिया जाता है जो हमें रियल इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगी? जवाब है ज्यादातर केसेस में नहीं। इंडिया और दुनिया भर में इंजीनियरिंग एजुकेशन और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। कॉलेज आपको सिखाता है कि गियर्स का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस एंड फोर्स एरिया क्या होता है, आप एग्जाम पास करने के लिए उनका रट्टा मारते,
लेकिन इंडस्ट्री आपसे पूछती है कि क्या आप GD&T जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये पार्ट CNC मशीन पर कैसे बने, क्या आपको डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया है। जब एक फ्रेशर इंडस्ट्री में जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी डिग्री की नॉलेज एक्चुअल में 10% से भी कम है, तब वो और ज्यादा डिमोटिवेट होता है। यहीं पर मैकवेदा आपकी मदद कर सकता है। मैकवेदा मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल सिखाता है। अगर आप CNC प्रोग्रामिंग सेटअप समझना चाहते हैं तो मैकवेदा के कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए गए। ये सारे के सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं जो आप कहीं भी बैठ के अटेंड कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं और पूरे इंटरनेट पे सबसे कम प्राइस में है, आई गारंटी। तो आज ही macaveda.com पे जाएं या फिर मैकवेदा CNC क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और सीखना शुरू करें। तो चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में डेटा क्या कहता है। क्या सच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है या फिर जॉब बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड की है? क्या सच में IT सेक्टर ही सब कुछ है? हम 2025 के डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। पिछले एक दशक में हमने देखा कि IT सेक्टर्स में बहुत जॉब्स निकली, कोडिंग सीख लो लाइफ सेट है का नारा लगाया गया, लेकिन 2024 और 25 के नंबर्स कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। IT सेक्टर में 11 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स को निकाल दिया गया। टेलीकॉम सेक्टर्स में लोगों को निकालने की दर 1200% बढ़ गई। AI आने से जूनियर कोडिंग करने वाले बेकार हो गए एंड लोग खुद लिख रहे हैं कि मार्केट ट्रैश हो चुकी है IT की। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को देख लीजिए, चुपचाप बिना शोर मचाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मैसिव कमबैक कर रहा है, स्पेशली इंडिया में। जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया आ रही हैं और इंडिया खुद इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बकवास है तो शायद आपने दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज हमें सिविलाइजेशन के सबसे एम्बिशियस और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के सेंटर में लाके रखती है। आइए देखते हैं कैसे। स्पेसएक्स की बात ले लो आप। स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप बूस्टर को स्पेस से वापस लॉन्च पैड पर लैंड करवाया और हवा में ही चॉपस्टिक से कैच कर लिया। क्या सिर्फ कोड से हुआ? क्या ये सिर्फ कोडिंग से हुआ? नहीं, इसके पीछे कंट्रोल थ्योरी, मटेरियल साइंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिज्म डिजाइन का एक्सट्रीम लेवल एप्लीकेशन है। इलोन मस्क खुद कहता है कि वो एक इंजीनियर है और स्पेसएक्स में मैकेनिकल इंजीनियर की वैल्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कम नहीं बल्कि शायद ज्यादा ही है, क्योंकि वहां फेलियर का मतलब सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होता बल्कि $billion एक्सप्लोजन होता है। एक और चीज बता दो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बाउंड्री ब्लर हो चुकी है। अब आज मैकाट्रॉनिक्स का जमाना है। रोबोट्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस, इन सब में मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का यूज होता है सेंसर्स और AI के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में इंजीनियर्स की डिमांड एग्रेसिवली बढ़ रही है, हद नहीं है जिसकी कोई। जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल के साथ थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं वो फ्यूचर के गॉड हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं हमारे मेन सवाल पर, मैकेनिकल इंजीनियर्स का कॉन्फिडेंस क्यों गिर रहा है? जवाब अब आपके सामने क्लियर है, पर्सपेक्टिव की कमी और गलत कंपैरिजन। आप एक स्लीपिंग जायंट है, समझो इस बात को। जिस दिन आपको अपनी असली वैल्यू समझ आ गई कि आप सिविलाइजेशन के बिल्डर हैं, कोडर नहीं, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। बाकी फिर अगर कभी डाउट हो तो ये वीडियो दोबारा देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपका नजरिया बदल दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने हर उस मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो डाउट में। उन्हें बताइए कि वो अकेले नहीं है और उनका वक्त आने वाला है, बस अपनी जड़ें मजबूत रखें। I'll see you in the next video. Till then, take care and wish you all the best.